सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, दूध के भौतिक गुण, जिसमें हम उसका दूध का रंग, जो पहला प्रॉपर्टी था उसका देख चुके थे। दूसरा हमने देखा था अपेक्षित घनत्व, फिर हमने देखा था कि दूध का अपेक्षित घनत्व कैसे निकालते हैं, उसकी विधियाँ देखी थी, जिसमें हमने पढ़ा था लैक्टोमीटर विधि देखा था। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि अपेक्षित घनत्व कैसे निकाला जाता है। अब इसका हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, अम्लता। ठीक है, दूध के भौतिक गुण के थर्ड प्रॉपर्टी हमारा होगा अम्लता, मीन्स एसिडिटी। ठीक है, दूध की एसिडिटी के बारे में देखेंगे। तो जो दूध की अम्लता होती है, एसिडिटी होती है, वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, हमें 2 प्रकार की एसिडिटी दूध की देखने को मिलती है, जिसमें हमारा पहला होगा प्राकृतिक अम्लता, जिसे हम बोलेंगे नेचुरल एसिडिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये दूध की जो प्राकृतिक अम्लता होती है वो उसमें प्रेजेंट CO2, साइट्रेट और उसके एल्ब्यूमिन हो गया, और क्या हो सकता है, एल्ब्यूमिन के कारण हो सकती है दूध की अम्लता। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लैक्टोज के कारण कभी नहीं होती है। ठीक है, तो दूध का जो अम्लता होती है किसके कारण बताया मैंने, CO2, साइट्रेट, एल्ब्यूमिन के कारण, या फिर कैसिन, हाँ कैसिन के कारण दूध की जो प्राकृतिक अम्लता होती है ये कभी भी लैक्टोज के कारण नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो गाय की प्राकृतिक अम्लता होती है वो होती है, गाय में क्या होगी, गाय का होगा 0.14% और भैंस का होगा प्राकृतिक अम्लता 0.15%, और इसका औसतन मान होता है 0.11 से लेके 0.18% प्राकृतिक अम्लता का मान होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भौतिक गुण का तीसरा की होगा दूध की अम्लता, एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो कि मैंने बताया कि दूध की जो प्राकृतिक अम्लता होती है वो दूध में उपस्थित CO2, साइट्रेट, एल्ब्यूमिन और क्या बताया मैंने, एल्ब्यूमिन और कैसिन के कारण होती है। ये कभी भी लैक्टोज के कारण प्राकृतिक अम्लता नहीं होती। गाय में इसका परसेंट होता है 0.14%, भैंस में होता है 0.15%, और जो प्राकृतिक अम्लता का जो औसतन मान होता है वो होता है 0.11 से लेकर 0.18%। ठीक है, अब इसका हम दूसरा देखेंगे। दूसरा इसका टाइप्स हो जाएगा विकसित अम्लता, मतलब कि डेवलप एसिडिटी देखेंगे। ठीक है, तो विकसित जो अम्लता होती है उसका मान लैक्टोज में जो किण्वन की प्रक्रिया होती है उसके फलस्वरूप जो लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो लैक्टिक जो प्रेजेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है उसमें, दूध में प्रेजेंट होता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके कारण हमारा जो दूध की अम्लता है विकसित अम्लता देखने को मिलती है। तो दूध में अम्लता की गणना किस पे करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अनुमापन क्रिया द्वारा दूध की अम्लता की गणना की जाती है, जिसमें फिनोल्फ्थेलिन सूचक अभिरंजक का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए 2 टाइप्स के हमारे। तो अब हम देखेंगे इसमें अनुमाप्य अम्लता। ठीक है, अनुमाप्य अम्लता से क्या समझेंगे कि जो नेचुरल एसिडिटी होती है, ठीक है, मतलब कि प्राकृतिक अम्लता, और दूसरा मैंने बताया विकसित अम्लता, इन दोनों का योग को क्या बोला जाता है, इन दोनों के योग को बोला जाता है अनुमाप्य अम्लता बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो मैंने प्राकृतिक अम्लता का मान कितना बताया था आपको, 0.11 से लेके 0.18% जो होता है प्राकृतिक अम्लता का मान होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर दूध में 0.2% से अधिक अम्लता होता है तो उसका कारण होता है विकसित अम्लता। ठीक है, तो प्राकृतिक अम्लता तो दूध की रहती है, अगर उसका मान 0.2% से अधिक है मतलब कि इसका कारण क्या है, विकसित अम्लता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था करके, तो अगर दूध का अम्लता का मान 0.3% से, ठीक है, 0.3% से अगर अधिक है तो क्या होता है, दूध को गर्म करने पर दूध फट जाता है। तो दूध के पाश्चुरीकरण के लिए क्या जरूरी है कि वो 0.2% से जो उसका अम्लता का मान है वो अधिक ना हो। ठीक है, और अगर 0.6% अगर उसका मान है तो अगर अम्लता हो जाती है तो वो साधारण ताप पर ही दूध फटकर जम जाता है। ये था हमारा अनुमाप्य अम्लता। अब बात करेंगे कि दूध की अम्लता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो उसमें होगा, फर्स्ट हमारा हो जाएगा, लिखिए आप, रोगग्रस्त अयन। तो वो क्या करता है, जो पशु का थन होता है वो अगर वो थनैला रोग से पीड़ित है पशु, ठीक है, रोगग्रस्त है, तो क्या होगा, उसमें अम्लता की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं वसा रहित ठोस, जिसको मैंने बताया था SNF, ठीक है, सॉलिड नॉट फैटी,
उसमें क्या होता है, अगर ये दूध में इसकी अधिकता है तो अम्लता की भी अधिकता हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा हम देखेंगे इसमें ताप का प्रभाव, कि ताप का प्रभाव अम्लता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो जब दूध को गर्म किया जाता है तो CO2 बाहर निकल जाता है, तो ये क्या होता है, उसमें अम्लता में कमी हो जाती है। फोर्थ इसमें हम देखेंगे, फोर्थ क्या देखेंगे इसमें कि फोर्थ हमारा हो जाएगा संचय तापमान। अगर अधिक तापमान पर हमारा दूध संचय है तो भी क्या होता है, दूध की अम्लता में कमी हो जाती है। ठीक है, दूध की अम्लता में बढ़ जाती है। ठीक है, अगर अधिक संचय ताप में अगर वो संचय किया जाता है, अधिक तापमान में उसे संचय किया जाता है तो दूध की अम्लता बढ़ जाती है। तो ये प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम बताते हैं कि अम्लता और पीएच में क्या संबंध है। ठीक है, अम्लता और पीएच में क्या संबंध है, तो अम्लता और पीएच में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध मतलब कि अगर अम्लता को बढ़ाएंगे तो पीएच कम हो जाएगा, पीएच को बढ़ाएंगे तो अम्लता कम हो जाएगा, ये उसका विपरीत संबंध है। तो अगर ताजे दूध का हम लोग कंपेयर करें बासी दूध से तो क्या होता है, ताजे दूध का पीएच अधिक होता है। तो अगर ताजे दूध का पीएच की बात करेंगे तो ताजे दूध का पीएच होता है 6.5 से 6.7 के बीच होता है ताजे दूध का पीएच। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि दोनों में विपरीत संबंध होता है। मध्यकाल के दौरान क्या होता है, पीएच में वृद्धि हो जाती है, दूध के पीएच में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग का था पूरा पॉइंट अम्लता था, जिसका थर्ड हम लोग क्या देखा था, गाय का, जिसमें हमने देख लिया अम्लता देख लिया। अब इसका फोर्थ हम लोग गुण देखेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे दूध का। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथे गुण की, तो वो होगा उसका हिमांक। ठीक है, हिमांक। हिमांक मीन्स क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हिमांक मतलब क्या समझते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तापमान पे, जिस ताप पर दूध जम जाता है उसे हम क्या कहते हैं, दूध का हिमांक बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सबके लिए मान, सबके दूध के लिए मान अलग अलग होगा। तो गाय के दूध के लिए हिमांक कितना होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। ठीक है, गाय के दूध का हम लिखेंगे तो गाय का दूध का होता है -0.514 से लेके 0.558 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, भैंस का देखते हैं, भैंस के दूध का देखते हैं तो -0.549 डिग्री सेल्सियस। और खीस के दूध देखते हैं कि खीस दूध का कैसा होता है, तो खीस दूध का कैसा होता है, -0.558 डिग्री से लेके 0.560 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैंने हिमांक बताया कि हिमांक क्या होता है, तो जिस ताप पे दूध जमता है, ठीक है, फ्रीज होता है, वो पॉइंट उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो गाय का कितना होता है, -0.514 से लेके 0.558 डिग्री सेल्सियस। भैंस का कितना होता है, -0 से लेके 549 डिग्री सेल्सियस। खीस दूध का होता है -0.558 से लेके -0.5060 डिग्री सेल्सियस होता है खीस दूध का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि दूध के हिमांक को कौन प्रभावित करता है। तो दूध के हिमांक को प्रभावित करता है लैक्टोज और क्लोराइड, दूध के हिमांक को प्रभावित करते हैं। जो दूध का हिमांक होता है उसका 75% लैक्टोज के कारण ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर दूध की अम्लता बढ़ती है तो इसका हिमांक भी बढ़ता है। और दूध के हिमांक को हम किससे नापते हैं, हार्ट बेट क्राइस्कोप से, इसका यंत्र से इसका दूध का हिमांक मापा जाता है। तो ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी था, चौथा गुण था हमारे दूध का। अब पांचवा हम गुण इसका देखेंगे, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। आप इन सब पॉइंट को नोट करते जाइए। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट हमने क्या देखा था, क्या देखना है, फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा दूध का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, इसे तो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी हुआ अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक, दूध का अपवर्तनांक इमर्शन कितना होता है वो आपको देखना है कि गाय में कितना होता है। ठीक है, तो दूध का जो अपवर्तनांक इमर्शन होता है उसे किसे, रिफ्रैक्टोमीटर से, यंत्र से दूध के नमूने द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम गाय का अपवर्तनांक देखते हैं। तो गाय के दूध का अपवर्तनांक कितना होता है, तो गाय का होगा 1.34
50 से 1.3470। भैंस का कितना होगा? भैंस का होगा 1.3460 से 1.3490 और खीस के दूध का अपवर्तनांक होगा 1.3490 से 1.3495। ठीक है, तो ये क्या था? अपवर्तनांक, जिसको ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। तो मैंने बता दिया कि गाय का अपवर्तनांक कितना होता है, भैंस का कितना होता है और खीस के दूध का कितना होता है। अगर दूध में ठोस घुलनशील जो पदार्थ है वो अधिक है तो जो उसको दूध का अपवर्तनांक में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, फिफ्थ गुण देखेंगे, पृष्ठ तनाव। दूध का पृष्ठ तनाव देखेंगे। ठीक है, तो हमारा सिक्स्थ क्या हो गया? हमारा गुण पृष्ठ तनाव हो गया, सरफेस टेंशन, जिसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव देखते हैं। तो पृष्ठ तनाव, दूध का पृष्ठ तनाव साधारण ताप पे 20 डिग्री सेल्सियस पर पृष्ठ तनाव कितना होता है? 40 से 60। दूध का कितना होता है? दूध का 40 से 60 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मक्खन का कितना होता है? मक्खन का कितना होता है? मक्खन का होता है 40 से 42 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसमें क्रीम का कितना होता है? तो क्रीम का होता है 42 से 45 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम पृष्ठ तनाव देखते हैं। तो पृष्ठ तनाव मैंने बताया कि साधारण ताप पर जो दूध का पृष्ठ तनाव जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर दूध का होता है 40 से 60 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मक्खन का होता है 40 से 42 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्रीम का होता है 42 से 45 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब हम देखते हैं पृष्ठ तनाव, उसके बाद हम देखेंगे उसकी दूध की विद्युत चालकता। ठीक है, नेक्स्ट गुण इसका होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट गुण विद्युत चालकता। तो दूध का जो विद्युत चालकता होता है उसका मान एमीटर से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एमीटर का यूज करके दूध का विद्युत चालकता ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो साधारण ताप पे जो विद्युत चालकता होता है उसका दूध का मान कितना होता है? दूध के साधारण ताप पर विद्युत चालकता का मान होता है, तो हम देख रहे थे विद्युत चालकता का मान। तो मैंने बताया उसको एमीटर से ज्ञात किया जाता है दूध का विद्युत चालकता। तो साधारण ताप पर जो 20 डिग्री सेल्सियस पर साधारण ताप पर दूध के विद्युत चालकता का मान होता है 0.003 से 0.005 mho। ठीक है, इतना होता है विद्युत चालकता का मान। ठीक है, तो विद्युत चालकता का मान उसमें उपस्थित क्लोराइड आयन के कारण अधिक होता है। ठीक है, उसमें उपस्थित जो दूध में उपस्थित क्लोराइड आयन के कारण विद्युत चालकता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसका देखेंगे, दूध का श्यानता या फिर दूध का गाढ़ापन या फिर उसकी श्यानता बोलते हैं। ठीक है, श्यानता मतलब विस्कोसिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दूध का विस्कोसिटी। तो उसमें क्या होता है? वह शक्ति जो किसी द्रव को बहने में बाधा उत्पन्न करती है वो उसको क्या कहलाता है? विस्कोसिटी, श्यानता कहलाती है। ठीक है, तो दूध जितना अधिक गाढ़ा होगा वो उतना अधिक उसमें श्यानता का गुण होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? श्यानता को, विस्कोसिटी को विस्कोमीटर या फिर प्लानोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो विस्कोसिटी का मान कितना होता है? श्यानता का मान कितना होता है दूध में? तो दूध में श्यानता का मान होता है 1.5 से 2.12 सेमी पाइज। ठीक है,
श्यानता का मान दूध का कितना होता है 1.5 से लेकर 2.12 सेमी पाइस उसका श्यानता का मान होता है। विस्कोसिटी का मान होता है जिसे विस्कोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। और मैंने बताया कि श्यानता मतलब क्या होता है कि दूध जितना गाढ़ा उसकी श्यानता उतनी अधिक, मतलब कि जो शक्ति जो गुण द्रव को बहने में बाधा उत्पन्न करती है उसकी श्यानता है, उसकी विस्कोसिटी है। तो ये था हमारा उसका 8वां गुण दूध का। अब 9वां हम देखते हैं इसका, दूध का क्वथनांक या फिर उबलांक, मतलब कि जिस डिग्री पर दूध उबलता है तो दूध का क्वथनांक कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस से इतने डिग्री पर उसका क्वथनांक मतलब उबलांक होता है दूध का। ठीक है, तो क्या होता है जितना अधिक, अब इसका क्या होता है उसमें ठोस पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही उसका क्वथनांक उबलांक का मान भी उतना अधिक होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा देखेंगे तो दूध का जो विशिष्ट ऊष्मा रहती है उसका मान होता है 0.930 से लेके 0.945। ठीक है, कैलोरी इतना इसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। दूध की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 0.930 से लेके 0.945 कैलोरी। ठीक है, तो जो उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि उसमें उपस्थित जो अवयव होते हैं जिससे मिलकर दूध बना है कि उसके विशिष्ट ऊष्मा पर ये निर्भर करते हैं। तो पहले हम इसके अवयव देख लेते हैं। यहाँ तो अवयव हो गए, ठीक है, यहाँ अवयव लिख लेती हूँ मैं, यहाँ उसकी विशिष्ट ऊष्मा देखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके जो पूरी विशिष्ट दूध की पूरी विशिष्ट ऊष्मा उसके अवयव की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अवयव हमारा हो गया, दूध में कौन कौन से हो गए अवयव प्रेजेंट, वसा हो गया, लैक्टोज हो गया, प्रोटीन हो गया, पानी और खनिज पदार्थ। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो वसा का हो गया 0.5 कैलोरी, लैक्टोज का हो गया 0.3 कैलोरी, प्रोटीन का हो गया 0.5 कैलोरी, पानी का 1 कैलोरी और खनिज पदार्थ का 0.7 कैलोरी। तो क्या होता है जो दूध की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो उसके अवयव के विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे सुवास मतलब फ्लेवर। ठीक है, फ्लेवर देखेंगे, गाय के दूध का फ्लेवर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा। तो उसमें क्या होता है जो दूध का जो मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज के प्रेजेंट के कारण, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण जो दूध का जो फ्लेवर होता है वो क्या होता है मीठा होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग अपोजिट जब देखते हैं तो बकरी का दूध की हमने बात की थी, तो बकरी के दूध में क्या होता है कैप्रिक के कारण, कैप्रिलिकम के कारण क्या होता है जो उसका दूध होता है उसमें अलग ही गंध आती है। ठीक है, उसका फ्लेवर होता है वो चेंज होता है बकरी के दूध में कैप्रिक और कैप्रिलिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट था सुवास मतलब फ्लेवर। इस सब ये सब पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो हम देख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूध के भौतिक गुण हम देख रहे थे। तो दूध के भौतिक गुण में हमने स्टार्ट किया था उसके रंग से कि उसका रंग सफ़ेद क्यों होता है, तो उसका रंग पीला क्यों होता है। ठीक है, दूसरे बार हमने अपेक्षित घनत्व के बारे में बात किया था कि अपेक्षित घनत्व कैसा होता है दूध का, तो कौन सी विधि से निकालते हैं, फिर उसको हमने क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है आज से अम्लता से कि एसिडिटी इसमें 2 प्रकार के देखे थे, प्राकृतिक अम्लता, ठीक है, विकसित अम्लता। फिर उसको प्रभावित करने कारक देखे। फिर चौथा गुण हमने देखा हिमांक मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखा। 5वां हमने अपवर्तनांक देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा। फिर हमने देखा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन देखा, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखा, दूध का गाढ़ापन, श्यानता, विस्कोसिटी। ठीक है, दूध का क्वथनांक, उबलांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, विशिष्ट ऊष्मा देखा। फिर नेक्स्ट हमने आखिरी लास्ट देखा सुवास मतलब फ्लेवर। ठीक है, कि दूध का जो मीठापन है उसमें उपस्थित लैक्टोज के कारण ही होता है। तो ये थे हमारे दूध के फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपने देख लिया, एक बार रिवाइज कर लिया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।